हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको अपने व्यूवर्स की भेजी गई कुछ घटनाएं बताने वाला हूं। ये सारी घटनाएं सुनने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अमेजिंग है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना मुझे मनोज अवस्थी जी ने आंध्र प्रदेश से भेजी है और अब आगे की घटना मैं आपको मनोज जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम मनोज है। मैं आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव चिकू का रहने वाला हूँ। दरअसल ये घटना थोड़ी सी पुरानी है, शायद 2008 या 9 की है। मेरे चाचा के एक लड़के थे, उनका नाम पवन था। उनकी किस्मत थोड़ी अच्छी थी कि उनको पढ़ने के लिए बाहर जाने का एक मौका मिला। उस वक्त हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम किसी को अपने घर में बाहर पढ़ने के लिए भेज सके, लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ और उनको मौका मिला कि वो बाहर जाके अपनी पढ़ाई कर सके। करीबन 1 से 2 साल तक वो बाहर ही रहे और अपनी पढ़ाई ख़त्म करके दोबारा घर आए। उस वक्त शायद उनकी छुट्टियां चल रही थी या कुछ तो हुआ था, मुझे ढंग से याद नहीं है। वो करीबन 1 महीने के लंबे समय के लिए घर आए हुए थे। दोबारा उनका जल्दी वहां जाना मुश्किल था। शायद वो सऊदी गए थे या फिर ढंग से मुझे याद नहीं है कहाँ गए थे। घटना कुछ इस तरह की है कि जब वो काफ़ी दिनों बाद लौट कर आए तो उनके स्वभाव में काफ़ी ज़्यादा अंतर था। उनका गुस्सा बहुत जल्दी आने लगता था, इरिटेट भी बहुत ज़्यादा होने लगते थे। पहले वो थोड़ा बहुत पूजा भी किया करते थे या कभी कभार मंदिर चले जाया करते थे। बड़े बुजुर्गों से मिलते थे तो उनके पैर भी छूते थे, लेकिन वहां पर जाके वो ये सारी चीज़ें भूल गए थे। वहां के तौर तरीके, पहनावा और रहन सहन, यही सब उनके अंदर आ गया था। मैं भी उस वक्त छोटा था, लेकिन मुझे भी उनकी ये सब हरकतें देख के बहुत अच्छा लगता था। हालांकि मम्मी पापा अक्सर उनकी इन खराब हरकतों के बारे में बात किया करते थे, लेकिन मुझे वो बहुत घुमाते थे, खिलाते पिलाते भी थे। मैं उनसे बहुत ज़्यादा खुश रहता था और उनकी बुराई ज़्यादा सुन नहीं पाता था, क्योंकि वो अक्सर मुझे घुमाने ले जाया करते थे। उस वक्त मेरी एज भी कुछ कम नहीं थी, मैं भी 16 या 17 वर्ष का ही था। जितनी खराब आदत लग सकती थी उनको वहाँ पर जाके वो सारी खराब आदतें लग गई। हम लोग थोड़ा गांव साइड में रहते हैं, तो अगर उस वक्त हमारे यहाँ कोई सिगरेट भी पी लेता था तो हम उससे काफ़ी दूर रहते थे। लेकिन पता नहीं कैसे भैया को सारी बुरी आदतें लग गई थी, ड्रिंक करना, सिगरेट पीना और वो सारी चीज़ें करना जो शायद उनको नहीं करनी चाहिए। मुझे इन सब के बारे में पता था, लेकिन घर में इसके बारे में मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। साथ ही साथ भैया नॉनवेज भी खाते थे। मैंने कई बार उनसे मना किया कि वो नॉनवेज ना खाएं, लेकिन अब उनकी आदत लग चुकी थी और उनको नॉनवेज खाना भी बहुत पसंद था। वो अक्सर बाहर जाते थे तो अपने लिए अलग से नॉनवेज पैक करा के खाते थे। हालांकि वो घर पे नहीं खाते थे क्योंकि उनके मम्मी पापा उन पे गुस्सा करते। वो बाहर से ही अक्सर ड्रिंक करके आते थे और सब कुछ अपना खाना पीना वहीं से ही निपटा कर आते थे। मैं अक्सर रात में उन्हीं के साथ शाम को बाजार जाया करता था और मैं भी उन्हीं के साथ घूमता था। हालांकि मम्मी पापा को मेरा उनके साथ घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन मैं उनकी बात नहीं सुनता था और हम लोग रोज़ शाम को अक्सर बाजार जाते थे और वहाँ से देर से लौट कर आते थे, जिसकी वजह से हमें रोज़ घर पे डांट पड़ती थी। लेकिन अब हमारी आदत हो गई थी, इसलिए हम लगातार वही किया करते थे। एक बार रात में भैया ने बहुत ज़्यादा पी ली थी। मैंने भी बाहर खाना खा लिया था। उस वक्त हमारे पास कोई मोटरसाइकिल नहीं थी, तो हम साइकिल से ही आ जाया करते थे। भैया साइकिल पर पीछे बैठे हुए थे। उनके हाथ में एक पन्नी थी जिसमें उन्होंने अपने लिए नॉनवेज रखा हुआ था और हम घर ही जा रहे थे। भैया ज़्यादा नशे में थे, लेकिन तब भी उन्हें इतना ध्यान था कि वो नॉनवेज को घर नहीं ले जा सकते हैं। हम लोग अपने गांव की एक पुलिया पर पहुंचे। शाम हो गई थी। उस वक्त शायद 7 या 8 बज रहे थे। गांव में अंधेरा भी जल्दी हो जाता है और लोग जल्दी खाना खा के सो भी जाते हैं। जैसा कि हमने बताया कि हम अक्सर लेट पहुंचते थे। भैया ने मुझसे बोला कि मैं खाना खाना चाहता हूँ, मुझे भूख लग रही है। मैंने भैया से बोला कि हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, आज अगर हम देर से पहुँचे तो घर पे बहुत ज़्यादा बड़ा बवाल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा।
मैं बस 10 मिनट में खाना ख़त्म कर लूँगा, उसके बाद हम घर चलते हैं। और ये सारी बात वो एकदम नशे में बोल रहे थे। उनकी ज़बान नशे में बोलते हुए लड़खड़ा रही थी। हमारा गांव आने से पहले एक पुलिया पड़ती है जिसके नीचे से एक छोटी सी नहर बहती है। हम सब लोग दिन के वक्त उसी पुलिया पर आके बैठते हैं और वहाँ पे छोटी सी नहर में नहाते भी हैं। उस वक्त हम लोग वहीं पर ही पहुँचे हुए थे। तभी वो भैया ने बोला कि मैं यही पुलिया पर बैठ के खाना खा लेता हूँ, मुझे बस थोड़ा ही टाइम लगेगा। मैंने उनसे कहा ठीक है। मैंने वहीं पर साइकिल खड़ी कर दी और वो पुलिया पे दोनों तरफ टांग करके बैठ गए और खाने लगे। वो बहुत ही धीमे खा रहे थे। खाते वक्त उनकी आंखें एकदम लाल हो गई थीं। उन्होंने कुछ ज़्यादा ही नशा कर लिया था। वो अपने पैरों पर ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, लेकिन जैसे तैसे वो दोबारा बैठकर खाने लगे। मैंने उनसे बोला कि ठीक है आप खाओ, मैं टॉयलेट होकर आता हूँ। और उसके बाद मैं अपनी साइकिल को वहीं पर उन्हीं के बगल में खड़े करके टॉयलेट के लिए चला गया। मुझे गए हुए करीबन 5 से 6 मिनट ही हुए होंगे। जब मैं लौट कर आया तो भैया वहाँ पर नहीं थे। मेरी साइकिल वहीं पर ही खड़ी थी। वो खाना जो कुछ भी वो खा रहे थे वो वहीं पर ही रखा हुआ था, लेकिन वो पूरा खाली हो चुका था और आधा ज़मीन पर बिखरा हुआ था। मैं भैया को आवाज़ दे रहा था। अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। उस वक्त पूरे रोड और पुलिया पर मैं ही अकेला था। भैया समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चले कहाँ गए। मुझे डर लग रहा था। मुझे लगा कि शायद नशे में वो पानी में गिर गए हों और इस वक्त तो वो तैर भी नहीं पाएंगे क्योंकि पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ था। तभी मैंने देखा कि कोने में एक पेड़ के पास भैया खड़े हैं और उस पेड़ पे लगातार अपने सर को मार रहे थे। मतलब काफ़ी तेज़ी से नहीं, धीमे धीमे। हाथ पैर पूरे गंदे थे। ऐसा लग रहा था कि मेरे जाने के बाद वो मिट्टी में खूब लोटे हैं, उसके बाद ही वो वहाँ पर गए हैं। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। नशे में उनके पैर कांप रहे थे। बाल भी उनके थोड़े बड़े थे, इसलिए वो देखने में थोड़ा डरावने भी लग रहे थे। बार बार अपने सर को पेड़ पर ही पीट रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि भैया आखिर आपको क्या हो गया, आपने खाना खाया? वो कुछ भी नहीं बोले। वो बस लगातार अपने सर को पेड़ पर ही मार रहे थे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था और साथ में डर भी कि आखिर अचानक से इनको हो क्या गया है। रात के अंधेरे में ये गलत जगह बैठ के नॉनवेज भी खा रहे थे। हो सकता है यहाँ पे किसी भूत प्रेत ने उन्हें पकड़ लिया हो, क्योंकि ये सब हमारे गांव में बहुत आम बात थी। रात के अंधेरे में कोई भी नहीं निकलता था। कुछ देर मैं वहीं पर ही खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे हिम्मत करके मैं उनके पास गया, उनके कंधे को छुआ और अपनी तरफ घुमाया। जब वो मेरी तरफ घूमे तो मैं देख के डर गया था। उनकी आंखें पूरी पलटी हुई थीं, पूरी सफ़ेद पुतलियां दिखाई दे रही थीं। ज़बान बाहर निकली हुई थी और आधा मांस का टुकड़ा उन्होंने अपने मुंह में ही रखा हुआ था। बहुत ही ज़्यादा डरावना दृश्य था वो। अंधेरे में उनकी आंखें चमक भी रही थीं और ये चीज़ देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं वहीं पर ही ज़मीन पर गिर गया। उन्होंने मुझे किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बस वो दोबारा पेड़ की तरफ खड़े होकर अपने सर को पीटने लगे और ये चीज़ मैं ज़मीन पर गिरा हुआ देखता रहा। करीबन 2 से 3 मिनट तक मैं अपने शरीर को हिला तक नहीं पाया और वो दृश्य मेरे सामने ही होता रहा। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस पेड़ के नीचे मैं गिरा हूँ और जहाँ पर भैया अपना सर पटक रहे हैं, उस पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल पर कोई चीज़ उछल के गई है। जब ये चीज़ मैंने देखी तो मेरा ध्यान तुरंत पेड़ के ऊपर के हिस्से पर गया और मैंने अपनी आंखें दोबारा उस पेड़ के हिस्से से हटा के भैया की तरफ लगा दी और दोबारा उनसे चलने के लिए बोल रहा था। लेकिन तभी उस पेड़ पे दोबारा ऐसा कुछ महसूस हुआ कि पेड़ की एक डाल पर कोई बैठा हुआ है। मैंने हिम्मत की और मैं दोबारा फिर उसी डाल की तरफ देखने लगा और मैंने देखा कि उस डाल के ऊपर एक औरत बैठी हुई है। वो औरत दरअसल साफ साफ दिखाई नहीं दे रही थी, मुझे बस उसकी एक परछाई दिखाई दी, जो कि मैं साफ साफ समझ सकता था कि वो कोई एक औरत ही है। उसके बाल लंबे थे और हाथ से मैं समझ गया था कि वहाँ पर कोई ना कोई तो ज़रूर बैठा है। कुछ देर के लिए तो शायद वो मेरा वहम भी हो सकता था, लेकिन जब तक मैंने उसे देखा मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि वो एक औरत ही थी। उसको देखते ही मैं तुरंत वहाँ से उठ गया और चिल्लाने लगा। मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं भैया को दोबारा छूऊं या उनसे चलने के लिए बोलूं। वो लगातार अपना सर और तेज पेड़ पर मारने लगे थे और शायद उनके सर से अब खून भी निकलने लगा था। वो बहुत जोर से चिल्ला भी रहे थे। मुझसे अब ये सब देखा नहीं जा रहा था। मैं चुपचाप अपनी साइकिल उठा के वहाँ से जितनी तेज़ी से हो सके उतनी तेज़ी से भागने की कोशिश कर रहा था और भाग के मैं अपने गाँव भी चला गया और वहाँ पर जाके अपने घर वालों को ये सारी चीज़ें बताई।
घर पे पहुंचते ही तो तुरंत पहले मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत डांटा, और ये सारी चीज़ें जब मैंने उन्हें बताई तो वो लोग तुरंत भैया के लिए परेशान होने लगे। फिर भैया के पिताजी यानी कि मेरे चाचा और चाची और गांव के 2-3 और लोग उसी पेड़ के पास दोबारा गए, और उन्होंने भी वही चीज़ देखी। भैया उस वक्त लगातार अपने सर को उसी पेड़ पर मारे जा रहे थे। कि पापा ने जब उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने अपने पापा को धक्का मारा, और वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला भी रहे थे। उनकी आंखें पूरी पलट चुकी थी, सर से खून बह रहा था क्योंकि वो लगातार अपने सर को पेड़ पर मारे जा रहे थे, और वो किसी के भी काबू में नहीं आ रहे थे। वो आत्मा या रूह या काली शक्ति जो भी है उनके ऊपर बहुत बुरी तरीके से चढ़ गई थी। उनको किसी तरह ज़बरदस्ती हम सब पकड़ के गांव लेकर आए। उस वक्त रात में वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहे थे। गांव की तरफ लाते वक्त उनकी चिल्लाने की आवाज़ सुन के आधा गांव उठ गया था। सब उन्हें देख रहे थे। ऐसी परिस्थिति आज तक कभी किसी की भी नहीं देखी। ऊपर से उन्होंने इतनी शराब पी रखी थी और नॉनवेज भी खा रखा था कि कोई उन्हें जल्दी पकड़ने के लिए तैयार भी नहीं था, क्योंकि उनके पास से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी और वो पूरी तरीके से गंदे भी हो चुके थे। किसी तरह उनको गांव में लाके एक पेड़ के पास बैठाया और फिर उनके ऊपर पानी वानी डाला। थोड़ी देर बाद गांव के वैद्य को भी बुलाया गया और गांव के एक बाबा जी को भी बुलाया गया जो कि लोगों की नज़र झाड़ते थे। उन्होंने भी सारी वो चीज़ें की जो कि उस वक्त उस प्रेत को या उस रूह को जो भी उनके ऊपर चढ़ी हुई है उसको हटाया जा सके। और कुछ देर बाद वो ठीक भी हो गए। इतना तेज उनके सर में दर्द हो रहा था कि वो सो गए। उनके सोने के बाद गांव के जो वैद्य जी थे उनके सर पर मरहम लगाया ताकि उनका खून रुक जाए। और ये परिस्थिति पूरे गांव ने उस वक्त देखी थी। मैं भी बहुत ज़्यादा डर गया था, और सुबह जब भैया उठे तो उनको कुछ याद ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी हुआ है। उन्होंने ये बताया कि आखिरी चीज़ उनको यही याद है कि मैं उनसे बोल के गया था कि वो यहाँ पर बैठ के खाएं, और मैं अभी 5 से 10 मिनट में वापस आ रहा हूँ। बता रहे थे कि उनका सर बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा था। कई दिनों तक तो उनको ऐसा लग रहा था कि उनके पास कोई भटक रहा है, या उनको अजीब सा एहसास होता था कि कोई उन्हें देख रहा है या फिर उन्हें कोई छू के गया हो। रात में उनको बहुत ही अजीब सपने आते थे कि कोई बार बार उनका गला दबाने की कोशिश कर रहा हो, और ये चीज़ उनके साथ लगातार 1 से 2 हफ्ते तक होती रही। इस घटना के बाद से मैंने भैया के साथ शाम को जाना छोड़ दिया और उन्होंने खुद शाम को निकलना छोड़ दिया। और फिर कुछ महीनों बाद भैया गांव से दोबारा शहर के लिए चले गए, अपनी पढ़ाई करने के लिए या फिर नौकरी करने के लिए। उस दिन के बाद से भैया से मेरी ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन हम जब भी मिलते हैं तो इस घटना के बारे में अक्सर बात किया करते हैं। ये घटना जो मेरे और भैया के साथ घटी ये बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। इस घटना के बाद से हम कभी भी रात में देर तक बाहर नहीं निकलते हैं, और आज भी रात में गांव में लोगों को ऐसा महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, या फिर रात के अंधेरे में जब कोई भी उस पुलिया के पास से निकलता है तो वो अजीब सा वहम आज भी बरकरार है। तो ये थी पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना शंभू नाम के एक आदमी ने मुझे भेजी है। उन्होंने बस अपना इतना ही नाम बताया है, और अब आगे की घटना मैं आपको शंभू जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम शंभू है। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। हॉरर वाइब्स को काफ़ी मैं दिनों से सुनता चला आ रहा हूँ, और इनकी बताई गई घटना भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसी तरह मैं भी अपने परिवार वालों के साथ घटी ये घटना आप सबके साथ हॉरर वाइब्स के माध्यम से बांटना चाहता हूँ। दरअसल ये घटना काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, शायद 2002 की है। ये घटना मेरे माता पिता के साथ घटी थी। मेरे माता पिता गोरखपुर के एक गांव में रहते थे। मैं गोरखपुर के एक सिटी एरिया में रहता हूँ और एक मॉल में जॉब करता हूँ। घटना कुछ ऐसी है कि उन दिनों पिताजी बताते थे कि उनके गांव में बहुत ही ज़्यादा टोने टोटके होते थे। कोई भी बीच चौराहे पे अपने अपने टोटके करता था, नज़र उतारने के मंत्र पढ़ा करता था, या रास्ते में कोई भी नींबू मिर्च या काला कपड़ा फेंक के चला जाता था, और इससे लोगों को दूसरे की नज़र लग जाती थी। कई बार तो काली विधि करने वाले काले तांत्रिक और काला जादू करने वाले लोग भी इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। मेरे पिताजी इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखते थे। जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने मम्मी को भी इन सब चीज़ों के बारे में बताया कि वो रास्ते में बाजार जाते वक्त इन सब चीज़ों पर ध्यान ना दें, और अगर कहीं कोने में या चौराहे पे ये सब चीज़ें पड़ी मिले तो अपना रास्ता बदल दे। इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए वो लोग सब चीज़ों का पालन करते थे, और यही सारी चीज़ें पिताजी ने मुझे भी बताई थी
एक दिन ऐसा ही कुछ मेरे पिताजी और मेरे माताजी के साथ हुआ। मेरे पिताजी और माताजी बाजार से घर की तरफ लौट रहे थे। काफ़ी ज़्यादा देर हो गया था। वो लोग किसी काम के लिए गए हुए थे। वापस लौटते समय रास्ता खेतों से होते हुए आता है। वो गांव का बाहरी रास्ता है जो कि खेतों के अंदर से होते हुए जाता है, और सबसे छोटा रास्ता वही है जहाँ से लोग आया जाया करते हैं। रात के वक्त उस रास्ते से बहुत ही कम लोग आते हैं, लेकिन अगर किसी को जल्दी पहुंचना होता है तो ज़्यादातर उसी रास्ते का उपयोग करता है। जब भी कोई गांव का बाहरी आदमी होता है वो उस रास्ते के अंदर से नहीं आता है, क्योंकि वो रास्ता अंदर से काफ़ी ज़्यादा भूल भुलैया वाला है। लेकिन मेरे पिताजी अक्सर उसी रास्ते से आया जाया करते हैं। उनको सब चीज़ पता है कि आखिर किधर से आना चाहिए और किधर से नहीं। वो अक्सर अपने साथ साइकिल में एक टॉर्च रखते थे, जिससे वो रात के अंधेरे में अपनी साइकिल से चला करते थे। उस वक्त मम्मी भी उन्हीं के साथ थी और वो साइकिल से जा रहे थे। मेरी मम्मी का वजन उन दिनों काफ़ी ज़्यादा था। पिताजी साइकिल पे मम्मी को बैठाकर ला रहे थे। रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, जिसकी वजह से उनकी साइकिल का टायर फट गया और फिर उन लोगों को घर आने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। साइकिल चलाते वक्त पिताजी के साथ साइकिल हाथ से भी छूट गई थी, जिसकी वजह से साइकिल में बंधा हुआ टॉर्च भी ज़मीन पर गिर के टूट गया था और वो अब बनने योग्य बिल्कुल भी नहीं था। बाजार से वो दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा दूर आ गए थे, इसलिए दोबारा बाजार जाना मुमकिन नहीं था। पिताजी ने सोचा कि अब वो उसी रास्ते से दोबारा घर की तरफ आएंगे। काफ़ी ज़्यादा देरी हो रही थी। मम्मी ने पिताजी से बोला था कि वो बड़े रास्ते को ही लें, रात के अंधेरे में खेतों की तरफ से ना जाए, वरना कुछ भी दिक्कत हो सकती है। पिताजी ने कहा कि मेरा रोज़ का आना जाना उसी रास्ते से है और अगर हम उस रास्ते से जाएंगे तो जल्दी घर पहुंचेंगे। मम्मी के लाख मना करने के बावजूद भी ज़बरदस्ती पिताजी साइकिल लेके खेतों के रास्ते से ही आ रहे थे। मम्मी उनके पीछे पीछे चल रही थी। जैसा कि मैंने बताया कि उन दिनों लोग काला जादू, टोना टोटका ये सब ज़्यादा किया करते थे। जिस रास्ते में पिताजी और बाकी सब गांव वाले आते जाते रहते थे, उसी रास्ते में किसी ने एक काले टोटकी की काली विधि कर रखी थी। एक गुड़िया जिसमें ढेर सारी कीलें लगी हुई थी और उसके बगल में खाने का कुछ सामान और एक दो जानवरों के मांस के टुकड़े वहीं पर ही पड़े हुए थे। पिताजी बता रहे थे कि उसको साफ साफ देख के यही लग रहा था कि किसी ने काला जादू वहां पर किया हुआ है। उनकी नज़र उस पर पड़ गई थी और मम्मी से भी उन्होंने यही कहा कि वो नज़र बचा के चले, लेकिन मम्मी का ध्यान कहीं और था। जाने अनजाने में उन्होंने अपना पैर उसी गुड़िया के ऊपर रख दिया और उस गुड़िया के पैर में जो कीलें लगी हुई थी वही कीलें मम्मी के पैर में भी घुस गईं, जिसकी वजह से उनके पैर से खून निकलने लगा और वो पूरा का पूरा खून उसी गुड़िया के ऊपर जाके गिरा। जब ये चीज़ पापा ने देखी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उनको लगा था कि अब कुछ ना कुछ बुरा होने ही वाला है। ये चीज़ उनको साफ साफ पता चल गई थी, क्योंकि वो बचपन से यही सब चीज़ें देखते और सुनते आ रहे थे। फिर तभी तुरंत पापा ने मम्मी से कहा कि उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन मम्मी को अचानक से सर में बहुत ज़ोरों से दर्द होने लगा था। पिताजी समझ गए थे कि यहाँ पर किसी भी चीज़ को बांध के रखा गया था या फिर कैद करके रखा गया था और वो अब मम्मी के ऊपर धीरे धीरे हावी हो रही है। पापा ने मम्मी का हाथ पकड़ा, साइकिल वहीं पर ही छोड़ दी और उन्हें खींच के गांव की तरफ ले जाने लगे। तभी मम्मी ने पापा का हाथ झटक दिया और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उनके सर के ऊपर बैठा हुआ है। मम्मी का सर बहुत तेजी से दर्द हो रहा था। उनके बालों को कोई पकड़ के खींचने की कोशिश कर रहा था। उनकी चोटी साफ साफ हवा में उड़ रही थी और ये चीज़ पिताजी ने साफ साफ देखा। मम्मी के सर में इतना तेज दर्द हो रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रही थी कि चिल्लाने की आवाज़ पूरे खेतों में गूंज रही थी, लेकिन वो आवाज़ भी उनकी नहीं थी। पिताजी बता रहे थे कि उनकी आवाज़ थोड़ी पतली हो गई थी। आमतौर पे ये काला जादू, रूह, काली आत्माएं इतनी जल्दी किसी के ऊपर हावी नहीं होती हैं, लेकिन उस वक्त वो मम्मी के ऊपर उसी वक्त हावी हो गई थी जब उनका खून उस गुड़िया पे ही रखा हुआ था। पिताजी तुरंत मम्मी को खींच के घर की तरफ ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्होंने अपना हाथ छुड़ा लिया और वो खेत के अंदर ही कहीं भागते हुए चली गई। जब वो खेत के अंदर भाग रही थी तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला भी रही थी। पिताजी उन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अचानक से कहाँ गायब हो गई बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। और पिताजी ने बताया था कि ये पूरी वारदात सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर हुई थी। मतलब 10 मिनट के अंदर ही वो खेत के अंदर गए और 10 मिनट के बाद ही मम्मी वहाँ से गायब हो गई थी। पिताजी बता रहे थे कि वो उन्हीं खेत के अंदर भटक रही थी और वो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे।
फिर किसी तरह उन्होंने मम्मी के बालों को पकड़ा और वो हाथ पैर बहुत बुरी तरीके से मार रही थी। उन्होंने पापा को नोच भी लिया था। उस वक्त मम्मी काबू में भी नहीं आ रही थी। उस समय मम्मी काबू में भी नहीं आ रही थी क्योंकि उनका शरीर वैसे ही हल्का सा मोटा था और उसमें अचानक से इतनी ताकत भी आ गई थी कि वो संभल नहीं रही थी। किसी तरह वो उनको खींच के गांव के पास लेकर गए और गांव के पास ही बाहर हमारे यहाँ एक मंदिर है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा और पुराना मंदिर है। पिताजी मम्मी को खींचते हुए उसी मंदिर के पास ले गए। जब पिताजी उन्हें खींचते हुए मंदिर के पास ले जा रहे थे तो उनकी चिल्लाने की आवाज़ पूरे मंदिर के परिसर में और पूरे गांव में गूंज रही थी। वो चाह कर भी वहां पर जाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। लगातार पापा से अपने हाथों को छुड़ा रही थी। जैसे लग रहा था कि उनको अजीब सी जलन हो रही हो। पापा ने उनका हाथ उठा के मंदिर की दीवारों पर भी रखा तो वो अपना हाथ वहां से उठा ले रही थी। जिससे पापा को साफ साफ ये पता चल गया था कि उनके अंदर कोई ना कोई काली शक्ति या काली रूह आराम से घुस चुकी है। वो किसी तरह कोशिश करके उनको मंदिर के चौखट के पास लेकर गए। पुजारी जी अंदर ही अक्सर रहते थे। वो थोड़े उस वक्त बुजुर्ग हो गए थे। उन्होंने उसी वक्त पापा को बोला कि वो ये क्या कर रहे हैं। पापा ने तुरंत सारी चीज़ें उनको बताई और पिताजी जब पुजारी जी को ये सारी चीज़ें बता रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। उन्होंने तुरंत पापा की मदद की और मम्मी को मंदिर के अंदर लेकर आए। मंदिर के अंदर लाते ही वो एकदम शांत हो गई, जैसे कि उनको कुछ हुआ ही ना हो। सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया था। कुछ देर तक तो वो बेहोश रहीं, फिर उनको होश आया और पापा ने उन्हें सारी चीज़ें बताई। हो सकता है कि ये उनका वहम भी हो, लेकिन अचानक से मम्मी की जब तबीयत खराब हुई तो इसका यही अनुमान लगा रहे थे वो कि उनको किसी काली शक्ति ने अपने वश में कर लिया था, भले ही कुछ देर के लिए क्यों ना सही। इसके बारे में फिर पापा ने अपने घर में किसी को नहीं बताया और ना ही ज़्यादा गांव में किसी को बताया, लेकिन पुजारी जी ने इसके बारे में 2-3 लोगों को बता दिया था। पापा ने सिर्फ इतना बोला कि मम्मी की उस वक्त तबीयत खराब हो गई थी और सच क्या है इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। खैर, इस घटना को बीते हुए काफ़ी समय हो गया है। मेरे पिताजी का बताया एक एक शब्द एकदम सच है। शुरुआत में मुझे भी इस घटना पर विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन पैर में लगी हुई उन कीलों का जख्म आज भी मेरी मम्मी के पैरों पर मौजूद है, जिससे मुझे उनके ऊपर विश्वास हुआ था और ये घटना झूठ नहीं है। तो दोस्तों, ये थी मेरे व्यूअर द्वारा भेजी गई कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।